गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 27 जुलाई 2020 के क्लास 10 के इस वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, रोज आपको दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक वर्कशीट भेजता है और रोज हम वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। आप उनकी हेल्प लेके, वीडियो से हेल्प लेके आप सॉल्यूशन करते हैं। तो आज इस सॉल्यूशन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली वर्कशीट है वो गणित की है। हम गणित में चैप्टर तीसरा कर रहे थे और तीसरे चैप्टर में हमने अभी तक ग्राफ बनाना सीखा था। तो अगर आप लोगों को थर्ड चैप्टर डिटेल में सीखना है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको थर्ड चैप्टर बिल्कुल बुक की एक्सरसाइज के हिसाब से डिटेल में समझाऊंगा। आप बताइए अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में। चलिए अभी आज के लिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं सीधा। आज जो वर्कशीट है ऊपर अपना नाम और टीचर का नाम जरूर लिखिएगा। आज की वर्कशीट प्रतिस्थापन विधि के बारे में है। क्या होती है प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसमें हम एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीज गणितीय विधियां हैं और आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। तो हम एक रैखिक युग्म लेते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि 7x - 15y = 2 इसको मान लिया समीकरण 1 और x + 2y बराबर 3 इसको मान लिया समीकरण 2। हमने लेट कर लिया, एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2। तो अब देखिए पहली इक्वेशन में वो कहता है कि बताइए समीकरण किस समीकरण में x का गुणांक 1 है। तो भाई x का गुणांक 1 का है दूसरे वाले समीकरण में। बहुत अच्छा, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, अतः हमारे लिए इस समीकरण में x और y के पदों में व्यक्त करना आसान रहेगा। आपकी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण में किसी भी चर x अथवा y के दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मैं आपको सरल भाषा में सिखाता हूं। हम ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन का x या y अकेला है, क्योंकि जिस इक्वेशन का x या y अकेला होता है उसको सॉल्व करना आसान होता है। अगर x और y अकेला नहीं होगा तो उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण दूसरा जो है उसका x अकेला है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसका x अकेला है। तो हम उस x को ही सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, x को यहीं छोड़ा और जो +2y इसके साथ था उसे इक्वल टू के उस तरफ ले गए। तो ये हो गया x बराबर 3 - 2y और इसको हमने कह दिया कि ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अतः समीकरण 2 से हमें समीकरण 3 मिल गया। अब हमारे पास x का एक मान आ गया है और ये x का मान कहां से आया? समीकरण 2 से। तो इस समीकरण 2 से आए हुए x के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में x की जगह। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। वो कह रहे हैं समझ गया, हमें किसी भी समीकरण में किसी भी चर x या y का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखना है। बिल्कुल ठीक, यह प्रतिस्थापन विधि का चरण दूसरा है। आपने ध्यान दिया कि हमने समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन किया, इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब इस विधि को इसीलिए प्रतिस्थापन कहते हैं। अब देखो हमने क्या किया, x का मान क्या आया था? x - 3 - 2y। तो 7 x की जगह रख दिया 3 - 2y - 15y = 2। तो 7, अब ब्रैकेट खुलेगा तो 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 और 7 2y। तो 7 3 हो गया आपका 21 माइनस 7 × 2y कितना होगा? 14y माइनस 15y। तो 14y और 15y होता है 29y और 29 - 29y इक्वल टू के उस तरफ 2 वैसे का वैसे ही सॉल्व किया पूरा तो y की वैल्यू आ गई -19/29। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आई 19/29। अब हमने यहाँ देखो x = 3 - 2y लेट किया था ना, तो इस y की जगह अब मैं पुट कर दूंगा y की वैल्यू जो आई है। तो y की वैल्यू क्या आई थी? 19/29 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करा तो आपका x की वैल्यू आ गई 49/29। ये आ गई आपकी वैल्यू x की। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको दे रखा है कि क्या तुम बता सकते हो कि दिए गए समीकरण का क्या हल है? वही हल आ तो गया, y का मान आया 19/29 और x का मान आया 49/29। जो x और y का मान आया है यही आपके समीकरण के हल है।
ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के 3 चरण हमने सीख लिए। दिए गए समीकरण को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन मतलब इक्वेशन 1 और 2 लिखिए। किसी भी समीकरण के किसी भी चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कीजिए और समीकरण 3 बनाइए। हम जब अगला क्वेश्चन समझेंगे तब आपको इन स्टेप्स को समझाऊंगा। अब वो कहता है क्या आप बता सकते हैं, क्या बताना है, डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के बीजगणित विधि हैं। इक्वेशन वर्कशीट की पहली लाइन, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियां हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणितीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम प्रतिस्थापित करते हैं या तो x का मान या y का मान, जिस भी मान को आसानी से निकाला जा सकता है हम उस मान को प्रतिस्थापित करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि का अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है 2x प्लस वाई बराबर 21 और 3x प्लस 5y बराबर 49। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं यहां सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2x प्लस 1y, y मतलब 1y इक्वल टू 21 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 49। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि y अकेला है तो y का मान रख लिया। y ये 2x प्लस का था, वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 21 घटा 2x और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अगर ध्यान से देखें तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। आगे देखते हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब क्योंकि मुझे ये इक्वेशन मैंने 1 से इसको बनाया है तो वापस 1 में इसको रख नहीं सकता। याद रखिएगा जिस इक्वेशन से आप मान बनाएंगे उससे दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो मैंने 1 से बनाया था तो किस में रखा, 1 से बनाया था तो 2 में रख देता हूं, तो मैंने 2 में रख दिया। 2 था 3x जमा 5y बराबर 49 और मेरे पास मान किसका है, y का। तो 3x तो 3x ही रहा, 5 भी 5 ही रहा, लेकिन y की जगह क्या आ गया, 21 माइनस 2x बराबर 49। तो मैंने अब ये 3x का 3x 21 इंटू 5 105 माइनस 5 दूनी 10x बराबर 49। x वाली रकम को एक तरफ रखा, बिना x वाली को दूसरी तरफ ले गया, तो 3x माइनस 10x इस तरफ रहा, उस तरफ 49 पहले से था, ये 105 वहां चला गया, 49 माइनस 105 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। तीन एक्स माइनस 10x क्या होता है, माइनस 7x, और 49 माइनस 105 कितना होता है, माइनस 56। तो x का मान कितना आ गया, 56 के बटे में 7। आंसर आ गया आपका 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी उसमें x की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x। तो y आ गया 21 माइनस 2, x की जगह क्या आ गया 8 जो हमने अभी भी वैल्यू निकाली थी, तो y आ गया 5। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 5। ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक बार आपके सामने थोड़ा छोटा करके शेयर कर देता हूं, लीजिए। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इस पूरी इक्वेशन का। कर लीजिए एक बार नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे लगता है आपने अब तक सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे आते हैं वापस अपनी वर्कशीट पर। तो ये मैथ्स की वर्कशीट तो हो गई हमारी पूरी सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी वर्कशीट किसकी है, ओहो, आज की दूसरी वर्कशीट है साइंस की अम्ल, क्षार एवं लवण। हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, अम्लों की और क्षारों की, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जाहिर सी बात है, सभी अम्ल खट्टे होते हैं, सभी अम्ल का जो क्रिया होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, हाथ जला सकते हैं। तो अम्लों की जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया कि HCl के विलयन में बल्ब जलाने की कोशिश करी। यही अभिक्रिया पिछली बार भी थी आपके पास। इसमें क्या होता है कि HCl आयनों में विभाजित हो जाता है, उसमें विद्युत का चलन होता है। कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार इसलिए विद्युत का चलन करता है क्योंकि उसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आयन। अम्ल में उपस्थित घनायन यानी H+ अथवा अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उसमें अम्लीय गुण होते हैं।
दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, इस तरफ डाला उन्होंने अम्ल और दूसरी तरफ डाला ग्लूकोज। जो कहता है ग्लूकोज विलयन डालकर विद्युत प्रवाहित किया, लेकिन विद्युत प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज आयनों में विभाजित नहीं होता। ग्लूकोज विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए ग्लूकोज अम्लीय गुण भी नहीं दिखाता। कोई भी पदार्थ जो पानी में जाके हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, सिर्फ वही पदार्थ अम्लीय गुण दिखाएगा, बाकी सभी पदार्थ अम्लीय गुण नहीं दिखाते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं फटाफट से आपकी एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी में हमने पानी में डाला था HCl और दूसरी एक्टिविटी में हमने पानी में डाला ग्लूकोज। पहली एक्टिविटी में जब हमने HCl डाला तो HCl डालने पर ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिख रहा है वो इस पानी से भी विद्युत गुजर रही थी। देखो आप बीच में देखोगे ना, यहाँ पे दोनों किलो के बीचों बीच देखोगे तो यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है, यहाँ पे तार नहीं है, मतलब पानी के अंदर से विद्युत रही थी। लेकिन दूसरे वाले सर्किट में पानी के अंदर से विद्युत नहीं जा रही थी। कैसे पता लगा? देखो पहले वाले में बल्ब जला हुआ है, जबकि दूसरे में देखोगे तो बल्ब जला हुआ नहीं है। तो प्रश्न ये है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर यही है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि HCl में आयन थे और यहां दूसरी तरफ ग्लूकोज में आयन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। तो जलीय विलयन में अम्लों की प्रतिक्रिया। जल की उपस्थिति में HCl गैस जो अम्लीय प्रकृति का होता है H+ आयन उत्पन्न करता है, अतः नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यानी कि जब जल होगा तो HCl जो गैस है वो अपना गुणधर्म, अपनी क्रियाविधि दिखाएगा, लेकिन अगर जल नहीं है तो HCl अपनी क्रियाविधि नहीं दिखा सकता। फिर वह HCl गैस जब H+ जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो होता क्या है कि HCl जब पानी में डालते हैं तो वो HCl H+ आयन देता है और बाद में ये H+ आयन जुड़ जाता है पानी के साथ और उत्पन्न होते हैं H3O+ आयन, जो नीचे केमिकल रिएक्शन भी लिखी है। अब अभिक्रिया को देखो, HCl से क्या बना, H+ + Cl- और बाद में यही H+ पानी के साथ जुड़ा H2O के साथ और बन गया H3O+। इनको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। दूसरी तरफ जलीय विलयन में क्षारक की अभिक्रिया। तो क्षारक भी अम्ल की तरह ही क्या करते हैं कि NaOH जमा H2O, तो Na और OH-, ये जो OH- होता है ना, ये क्षार का गुण है। तो क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और क्षारक जो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, उनको क्षारक नहीं कहते। याद रखिए, क्षारक वही क्षार होते हैं, सिर्फ क लगा देंगे हम। क्षारक वह क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर वो जल में घुलनशील नहीं है तो वो केवल क्षार है, वो क्षारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। वो कहते हैं एल्कोहल C2H5OH विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कि एल्कोहल विलयन में आयन नहीं होते क्योंकि वह जल में जाकर विखंडित नहीं होता, अतः आयन न होने के कारण वह अम्लीय गुण नहीं दिखाता। स्क्रीन पॉज करके अगर आपको आंसर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? तो HCl गैस जो होता है उसको अपनी क्रिया करने के लिए जल चाहिए होता है। तो ये रहा इसका उत्तर कि क्योंकि अम्ल को अपने गुणधर्म दिखाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। HCl गैस सूखे लिटमस पत्र पर जल के अभाव के कारण रंग परिवर्तन नहीं कर पाती, क्योंकि अगर जल होगा तो लिटमस का रंग बदलेगा, जल नहीं है इसीलिए लिटमस का रंग भी नहीं बदलता। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो भाई अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें इसमें आयन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज विद्युत का चालन इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर आयन होते हैं। अगर आयन है तो विद्युत का चालन करेगा, अगर आयन नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि 3 आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी करनी है कि ये जल में किस प्रकार विखंडित होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला था H2SO4, ये टूटता है 2H+ और SO4 2- में। SO4 2- होता है जबकि H सिंगल प्लस होता है, इसीलिए फॉर्मूला H2SO4 बना। दूसरा है MgOH होल ट्वाइस, इससे बनता है, इस OH के नीचे जो 2 लिखा हुआ है इसे कहते हैं होल ट्वाइस, क्योंकि ये O और H दोनों के साथ है। इससे बना Mg2+ और OH-। तीसरा था HI, इससे बना H+ और I,
माइनस। तो कर लीजिए आप लोग उस स्क्रीन को पॉज करके नोट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है? तो ये प्रश्न हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधा। आज की तीसरी वर्कशीट जो है वो है हिंदी की। वो क्या कहती है हिंदी की वर्कशीट में? वो कह रहे हैं सूरदास के पद 4, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। शुरू करते हैं। सूरदास के पद हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ समाए। तो ये आपका हिंदी का एक पार्ट है जिसके अंदर जो उद्धव है वो वापस गोपियों के पास आता है और गोपियां उससे किस तरीके से बात करती हैं, तो वो संवाद दिया गया है। संवाद का भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। भवरे यानी कि उद्धव के बात करते ही हम समझ गई, हमें सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिए। यह उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परिहत के लिए भागे चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और ने चुरा लिया, यानी कि कृष्ण ने चुरा लिया है। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया। गोपियां उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं कि राजधर्म का यह कहना है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, इसके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियां क्या कहना चाहती हैं? उत्तर है कि श्री कृष्ण ने प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेज दिया। श्री कृष्ण ने सीधे सीधे अपनी बात ना कहकर एक राजा की तरह अपना राजदूत भेजा। गोपियां के साथ श्री कृष्ण ने किसी चालबाज राजनेता की तरह कपट किया। ऐसा तो सिर्फ एक कुटिल राजनीतिक ही कर सकता है। इसलिए गोपियों ने कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। और दूसरा है राजधर्म तो न जही सताए। इस पंक्ति का भाव क्या है? पंक्ति का भाव है कि गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को याद दिलाना चाहती हैं कि राजा का धर्म प्रजा का हित करना है तथा उन्हें अपने प्रजा को किसी भी प्रकार सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोपियों को यह लगता है कि कृष्ण उनको योग सीखने की नसीहत देकर उन्हें सता रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि गोपियों के वाक चातुर्य में आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई दी जिसने उन्होंने यानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? तो हमने कहा कि गोपियां अत्यंत ही वाक चतुर हैं। उन्हें सही तरीके से व्यंग्य करना आता है। वे बिल्कुल सटीक उपमाएं इस्तेमाल करके अपनी बात रखना जानती हैं। उन्हें यह भी पता है कि कृष्ण को कैसे धमकी दी जाए। उद्धव इस वाक चतुर गोपियों के सामने मूक सा रह जाता है। चौथा प्रश्न है कि यदि आप उद्धव के स्थान पर होते तो गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद अंत में आप उनसे क्या कहते? तो अंत में मैं उनसे यही कहता कि मैं आपका संदेश जो है वो कृष्ण को दे दूंगा और उसके बाद आप जानो और आपका कृष्ण जाने कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरिणी, तमाल, तनुजा। प्रस्तुत पद में भी अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो आप स्क्रीन पॉज करके पहले 4 आंसर लिख लीजिए, फिर 5वां लिखवाते हैं आपको। चलिए मुझे लगता है आपने 4 आंसर लिख लिए, तो 5वां स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए ध्यान से, समाचार सब एक ये और दूसरा है और अनीति। ये दोनों ही जो हैं आपके अलंकार के उदाहरण हैं जिनको आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट यहीं पे एंड होती है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।